ओसीआई कार्ड होल्डर्स कौन होते हैं? क्या वो इंडिया के सिटीजन्स हैं या नहीं हैं? एनआरआई और ओसीआई कार्ड होल्डर्स में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हम सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं और सिटीजनशिप में अब हम पढ़ेंगे ओसीआई कार्ड होल्डर्स के बारे में। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, एनआरआई होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। वो इंसान जो इंडिया का सिटीजन है, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है और वो किसी और कंट्री में रह रहा है, वो एनआरआई है। फिर आते हैं पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो वो लोग होते हैं जिनके एंसेस्टर्स यानी पूर्वज इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में या इंडिया में पैदा हुए थे और अब उनके पास खुद के पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है। वो किसी और कंट्री का पासपोर्ट लेते हैं लेकिन उनके एंसेस्टर्स इंडिया के हैं, तो वो हैं पीआईओज यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, भारतीय मूल के। जैसे आज हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की बात करते हैं वैसे। फिर आते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स। ये वो लोग हैं जिन्हें भारत सरकार ने एक कार्ड दिया हुआ है जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 से आता है और उसमें बाद में अमेंडमेंट की गई थी। तो एक्चुअली में पूरी बात है क्या ओसीआई कार्ड होल्डर्स के बारे में, चलिए देखते हैं। अभी तक अगर आप पॉलिटी पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब हम सिंगल सिटीजन है, सिर्फ इंडिया के सिटीजन है। अगर कोई महाराष्ट्र में रहता है या कोई बंगाल में रहता है या कोई गोवा में रहता है, वो सब इंडिया के ही सिटीजन्स हैं, उनके पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। और उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई भी इंसान किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं डुअल सिटीजनशिप रखती हैं, जिनके पास दो सिटीजनशिप्स हैं। तो वक्त के साथ ये मांग महसूस हुई कि अगर कोई ऐसा इंसान जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो किसी और कंट्री में रह रहा है, तो अगर वो इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट कर सकता है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि वो इंडिया की इकोनॉमी को भी बेनिफिट कर सके। लेकिन डुअल सिटीजनशिप आ नहीं सकती क्योंकि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब भारतीय मूल के कुछ लोग जो पीआईओस हैं यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो बाहर जाके रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो कुछ टाइम इंडिया में आए, तो उनको बार बार वीज़ा लेना पड़ेगा। तो बहुत सारा निवेश जो हो सकता था वो नहीं हो रहा है। तो वक्त की मांग के हिसाब से सरकार ने सन 2000 में ये देखा कि आखिर किया क्या जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई इंडियन डायस्पोरा के लिए। किसके चेयरमैनशिप में? चेयरमैनशिप ऑफ LM सिंघवी, अ ब्रिलियंट ऑफिसर। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जनवरी 2002 में और फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में अमेंडमेंट कर दी गई और उसके बाद कुछ एक ग्रांट ऑफ डुअल सिटीजनशिप जैसा कुछ आ गया, जिसको हम बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, जिनको फॉरेनर्स से ज़्यादा राइट्स थे और इंडियन सिटीजन से थोड़े कम राइट्स थे। इसके बाद 2003 में गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955 में अमेंडमेंट किया और 2003 में क्या किया, OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें 16 स्पेसिफिक कंट्रीज के जो सिटीजन्स थे उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस बनाए गए। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान तो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि वो एक्सेप्ट है। उसके बाद 2005 में इस 16 स्पेसिफिक कंट्रीज को ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज के लिए बढ़ा दिया गया एक्सेप्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़ के। अब आप देख पा रहे हैं कि दो स्कीम्स पैरेलली रन कर रही हैं, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली और एक ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वाली। तो अब ये कन्फ्यूजन था ऐसे करके, तो 2015 में रूल्स को और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया और फाइनली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को अमेंड करके दोनों स्कीम्स को एक बना दिया गया और वो स्कीम थी OCI कार्ड होल्डर्स और वो थी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स, राइट। तो अब दोनों स्कीमें मिलके एक ही स्कीम बन गई है। और प्रोविजंस क्या रखे गए? सबसे पहले प्रोविजंस में देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन किन किन की हो सकती है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए। सबसे पहले तो वो नागरिक जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे या कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पे इंडिया के सिटीजन थे, वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं। अगर उन्होंने कहीं बाहर की सिटीजनशिप ले ली है तो वो कार्ड होल्डर बन के इंजॉय कर सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स को। फिर वो इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट यानी उसकी शुरुआत के समय जब वो लागू हुआ था उस समय किसी और कंट्री के सिटीजन थे, लेकिन उस समय के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अगर वो इंडिया के सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल है तो वो भी कार्ड होल्डर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया ने अगर कोई टेरिटरी 15 अगस्त 1947 के बाद एक्वायर करी है, जैसे गोवा आ गया, पौंडुचेरी आ गया, तो वहाँ के सिटीजन भी अगर वो किसी और कंट्री के सिटीजन हैं तो बाद में वो कार्ड होल्डर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है कि भारतीय मूल के जो भी नागरिक हैं, जिनके भारतीय मूल के नागरिक मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके एंसेस्टर्स इंडिया के थे, वो भी कार्ड होल्डर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और ये जो चारों कैटेगरीज हैं, इन सब के अगर कोई बच्चा है वो माइनर है तो वो भी कार्ड होल्डर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। अब सवाल है कि क्या अगर कोई माइनर चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स में दोनों ही कार्ड होल्डर्स हैं, तो वो कार्ड होल्डर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो अगर किसी भी माइनर बच्चे के पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन्स हैं और वो कहीं और का है, किसी और कंट्री का सिटीजन है, तो वो कार्ड होल्डर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई एक भी है तब भी अप्लाई कर सकता है। उसके पेरेंट्स कार्ड होल्डर्स हैं तब भी वो अप्लाई कर सकता है कार्ड होल्डर बनने के लिए। इसके अलावा अगर कोई इंडिया का OCI कार्ड होल्डर है तो उसकी वाइफ, या अगर वाइफ है तो उसके हस्बैंड, वो भी कार्ड होल्डर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस उनकी मैरिज जो है वो रजिस्टर्ड अच्छे से होनी चाहिए। और बाकी वक्त पे इसकी प्रोविजंस में अमेंडमेंट की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। बस बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा बंदिशें हैं। अब OCI कार्ड होल्डर बनके आप इंडिया में बिना वीज़ा के बार बार विजिट कर सकते हो। आप बहुत सारी वो एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो फॉरेनर्स नहीं कर सकते। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक सिर्फ रिसर्च वाला काम है, रिसर्च पर्पस के लिए अगर आप इंडिया में आए तो आपको कुछ स्पेसिफिक परमिशंस लेनी पड़ेंगी। बाकी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, जैसे आप वोट नहीं दे सकते। लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे तब आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार ने वोट नहीं किया था, क्योंकि वो भी OCI कार्ड होल्डर हैं इंडिया के, तो वो भी सिटीजन नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी OCI कार्ड होल्डर्स हैं वो प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते, वो आर्टिकल 15-16 के थ्रू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर सकते, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर सकते, उनको वो नहीं मिलेगी। वो लोकसभा मेंबर्स नहीं बन सकते, वो राज्यसभा मेंबर नहीं बन सकते, यानी वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। वो पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक पोस्ट्स पे भी खड़े नहीं हो सकते, उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कभी पता चले गवर्नमेंट को कि उन्होंने जो OCI कार्ड होल्डर का कार्ड है वो किसी फ्रॉड से, किसी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से लिया है, तो उसी टाइम गवर्नमेंट उसको कैंसिल कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को ऐसे लगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके रूल्स को नहीं मान रहे हैं, तो भी कार्ड कैंसिल किया जा सकता है। कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी में अगर वो एंगेज्ड हैं, अगर कार्ड मिलने के 5 साल के अंदर किसी और कंट्री में उनको 2 साल की सज़ा हो जाती है, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, तो भी उसे कार्ड होल्डर उनका कार्ड ले लिया जाएगा। अगर वो किसी भी सोविनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया या ऐसा कुछ भी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखते हैं, जिनके साथ हम फ्रेंडली हैं, या जो एनिमी कंट्रीज़ हैं हमारी, उनके साथ वो बहुत कॉर्डियल बिहेव करते हैं या उनके मतलब फेवर में हैं उस तरह से, तो फिर वो उनकी कार्ड होल्डरशिप भी चली जाएगी। इसके अलावा ये कानून बहुत सख्त है उन लोगों के लिए जो कार्ड होल्डर हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ को भी चाहते हैं कि वो भी कार्ड होल्डर, लेकिन अगर सरकार को पता चल जाए कि मैरिज नकली है या किसी भी तरह से कुछ भी फ्रॉड हुआ है तो उसी टाइम उसका कार्ड ले लिया जाएगा। और अगर कोई भी इंसान जो कार्ड होल्डर है अगर वो कार्ड छोड़ना चाहता है तो उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जैसे ही डिक्लेरेशन पे साइन होंगे तो वो कार्ड होल्डर नहीं रहेगा। और अगर किसी कार्ड होल्डर को इंडिया इतना पसंद आ गया कि वो सिटीज़न ही बनना चाहता है उसका, तो ये एक आसान रास्ता है कि अगर उनके पास कार्ड है और 5 साल तक लगातार कार्ड है तो वो 12 महीने इंडिया में रहेंगे, अप्लाई करेंगे और उनको सिटीजनशिप मिल सकती है अगर वो एलिजिबल हैं तो। इसमें एक बात ये याद रखने वाली है कि किसी भी तरीके से अगर कार्ड होल्डर का कार्ड चला गया तो उसका माइनर बच्चों का भी कार्ड चला जाएगा और उनके हस्बैंड या वाइफ का भी चला जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि OCI कार्ड होल्डर्स ना तो वोट कर सकते हैं, ना किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो कोई एग्रीकल्चर लैंड भी नहीं ले सकते। हाँ, वो वहाँ पर काम कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन वो लैंड नहीं खरीद सकते। फिर रिसेंटली 2021 या 22 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी OCI कार्ड में। काफ़ी केसेस में उसे इंडियन नेशनल्स के बराबर लाने की कोशिश की गई थी। जैसे कहीं एयर टैरिफ्स होते हैं वो कम लगते हैं थे पहले, मतलब इंडियंस के लिए, OCIs के लिए ज़्यादा लगते थे। उस तरह से कई नेशनल पार्क्स या कई जगह पर टिकट्स अलग अलग थी OCI। तो काफ़ी चीज़ों को बैलेंस किया गया है, वो रिसेंट की अमेंडमेंट्स हैं। इसके अलावा रिसर्च के लिए तो परमिशन लगती ही थी, लेकिन अब वो परमिशन को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब RRO से, यानी फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से उनको ज़्यादा कड़ी परमिशन लेनी पड़ेगी किसी भी मिशनरी एक्टिविटी के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए, जर्नलिज्म के लिए, किसी रिस्ट्रिक्टेड प्लेस को विजिट करने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए, या अगर वो कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं फॉरेनर्स के साथ में, फॉरेन डिप्लोमेट के साथ में है तो भी। इसके अलावा वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड को खरीद सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड को वो बिल्कुल नहीं खरीद सकते।
फिर एक और मेजर चेंज किया गया था कि तो जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, इन सब में एडमिशन्स के लिए अब ओसीआई कार्ड होल्डर्स इंडियन इंस्टीट्यूट्स में से पढ़ाई कर सकते हैं, और वो पढ़ाई करेंगे तो कोटा कौन सा लगेगा, एनआरआई के लिए जो कोटा था उसमें से उनको इंडियन सिटीजन्स के बराबर तवज्जो नहीं दी जाएगी, वो एनआरआई कोटा से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए कुछ बदलाव थे। इस वीडियो में हमने पूरा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है आपको। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अब हम फंडामेंटल राइट्स को शुरू करेंगे।